लेकिन जिसको इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्लियर होगी वो आराम से कर लेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या हुई। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इन तीनों एग्जाम्पल के बेस पे बताओ। अच्छा, तुमने डी को इंटरमीडिएट क्यों नहीं बोला? एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप ऑफ ए रिएक्शन, यानी एक स्टेप का प्रोडक्ट है और दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है। उस ये बॉन्ड पेयर अगर मैं क्लोरीन पे शिफ्ट कर दूं तो बताओ क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा। अब इस समय कार्बन की वैलेंसी कितनी है? पहले ओरिजिनली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है ना, sp2 का मतलब क्या, ये तीनों वैलेंसी प्लेन में आ जाएगी। तो आप सिंपली ये समझो कि ये sp2 है तो इसका एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है मिथाइल हमारा? प्लस साई लगा रहा है या माइनस साई लगा रहा है? अब ये बताओ कि ये कार्बोकैटायन जितना प्लस साई लगेगा उतना ही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? कैटायन पे माइनस साई लगाने का मतलब भिखारी से भीख लेना। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? अच्छा, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे कि इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? प्लस साई एंड माइनस साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। डीपीपी कौन सा था? ट्राई किया तुमने? आंसर आए? आंसर देख के आंसर आए या पहले आ गए? पहले आ गए। अच्छा, एक आधा डाउट पूछ लो ताकि लगे कि डिस्कशन हो गया। सारा आंसर सही है एकदम? क्या कह रहे हो? 21 वाला? ये 21 वाला थोड़ा मैं आज बता दूंगा। वैसे ये कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस साई। 22 में तो NO2 है ना, तो NO2 के पास कार्बन है, तो कार्बन के बाद जब भी NO2 होगा उसका माइनस साई लगेगा। नाइट्रोजन लगा है ना कार्बन के पास, तो उसका माइनस साई लगेगा ना। चलो अब आगे लिखो। हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया ना, अब इंडक्टिव का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो लिखो आप एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लिखो आप एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलो बाद में बता पूछते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला लिखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पहला रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? किसकी एनर्जी कम है ना। और एप्लीकेशन का मतलब क्या? यूज, उसका यूज ना, ठीक है। और इंटरमीडिएट का मतलब क्या? इंटरमीडिएट का जैसे मान लो एक रिएक्शन हुआ, ए गिव बी, बी गिव सी, तो इसमें कौन इंटरमीडिएट हुआ? बी इंटरमीडिएट है। एक रिएक्शन हुआ, ए गिव बी, बी गिव सी, सी गिव डी एंड डी गिव ई, कौन इंटरमीडिएट है? बी सी डी तीनों इंटरमीडिएट है इसमें ना। इसमें पहले वाले में इंटरमीडिएट सिर्फ बी है, इसमें सिर्फ ये इंटरमीडिएट है, इसमें बी भी इंटरमीडिएट है, सी भी इंटरमीडिएट है, डी भी इंटरमीडिएट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए गिव बी, बी गिव सी एंड ए गिव डी, इसमें कौन इंटरमीडिएट है?
यार ए को इंटरमीडिएट बनाओ, ए तो रिएक्टेंट है ना अपना, कौन है बताओ? बी एंड डी या ओनली बी? ओनली बी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसमें आंसर है ओनली बी, इसका इंटरमीडिएट है सिर्फ बी। एक जेई एडवांस में सवाल आया था 6-7 साल पहले, वो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन भी थी, डेफिनेशन पे सवाल था पूरा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का सवाल था, लेकिन जिसको इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्लियर होगी वो आराम से कर लेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या हुई? क्या होता है कि नहीं, वो बीच में बन रहा है, वो वर्ड थोड़ा सही नहीं है। हम जब आगे जाके केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ऐसे ग्राफ, ऐसे एनर्जी ग्राफ होते हैं, ये मॉलिक्यूल ये क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते करते यहाँ बदलता है, फिर ऐसे एनर्जी प्रोफाइल है, ये मतलब एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, ऐसे जा रहा है मॉलिक्यूल, ऐसे जा रहा है, तो बीच में तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो बी है ना, ये इंटरमीडिएट है ना। ये बीच में ये जो बनता है ना, इनको टाइसन स्टेट बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल ऑन द वे भी होता है। तो ऐसा अपन बोलेंगे ना बीच में, तो बीच में तो ए, जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो बीच में तो बहुत सारी चीज़ें बनी। बात समझे मेरी तुम? ठीक है, तो बीच वाला वर्ड प्रॉपर नहीं है, ये चीज़ अपन काइनेटिक्स के बाद बढ़िया समझेंगे, है ना। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इन तीनों एग्जाम्पल के बेस पे बताओ। अच्छा, तुमने डी को इंटरमीडिएट क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आगे नहीं जा रहा है ना, आगे उससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ना, ये मतलब हुआ ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे इंटरमीडिएट को? इंटरमीडिएट वो है, मतलब इट इज ए प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप ऑफ ए रिएक्शन एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप ऑफ ए रिएक्शन, यानी एक स्टेप का प्रोडक्ट है और दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। अब बताओ बी कैसे इंटरमीडिएट है? ए का रिएक्टेंट, ए का प्रोडक्ट और सी का रिएक्टेंट। सी कैसे इंटरमीडिएट? बी का प्रोडक्ट और डी का रिएक्टेंट। अब बताओ डी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आगे प्रोडक्ट नहीं बना ना कुछ, यानी वो उस रिएक्शन में एक का प्रोडक्ट बनना चाहिए और एक का रिएक्टेंट बनना चाहिए, उसको कहेंगे अपन इंटरमीडिएट। बात समझे आप? ठीक है, तो पहले ये बनाओ जरा एक बार, इंटरमीडिएट को सर्किल से रिप्रेजेंट करो, सर्किल रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट। लिख लिया सबने? फिर वहाँ नीचे लिखो आप इंटरमीडिएट की डेफिनेशन लिखो। लिखो इट इज ए प्रोडक्ट फॉर, it is a product for one step of a reaction. Intermediate is product for one step of a reaction and reactant for another step of a reaction. Product for one step of a reaction and reactant for another step of a reaction. ठीक है, अब पहला इंटरमीडिएट हम बनाते हैं कार्बोकेटायन, और इट इज आल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। देखो, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। कैटायन का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। कार्बो मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, कार्बोकेटायन। और ये नियम का मतलब भी पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोनियम मतलब कार्बन पे पॉजिटिव, हाइड्रोनियम हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हेलोनियम हेलोजन पे पॉजिटिव। तो लिखो कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। तो जैसे हमारे पास सपोज करो एक रिएक्शन हो रहा है हैलाइड, है ना, और यहां हमने कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया,
सपोज करो KOH डाल दिया, एज्यूम करो यहाँ से, तो ऐसा डिसोसिएट होके ये बना R+Cl-, और नेक्स्ट स्टेप में OH- ने अटैक किया। लेट अस एज्यूम कि ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है, प्लस KCl बन गया, है ना। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन हुआ? ये जो R+ बना, ये क्या हमारा इंटरमीडिएट। हमको इसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है ना। ये इंटरमीडिएट क्यों हुआ वो समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका RCl का रिएक्टेंट है और ROH का नहीं, RCl का तो क्या हुआ प्रोडक्ट और ROH का क्या हुआ रिएक्टेंट, तो R+ इज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये बनता कैसे है। जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, ये है मिथाइल क्लोराइड, है ना। ये जो बॉन्ड पेयर है, अभी कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ये बॉन्ड पेयर अगर मैं क्लोरीन पे शिफ्ट कर दूं तो बताओ क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो इसको जैसे ही ब्रेक किया तो क्या बना हमारे पास? कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव। एक क्लोराइड आयन बन गया और एक बन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस समय कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी है ना। और ये कार्बोकैटायन मतलब अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। पहले ओरिजिनली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3। अब 3 ही बॉन्ड पेयर हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? अब ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। तो अब हमारा कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज है और उसके पास एक ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। बात समझ में आई आपके? जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है ना, sp2 का मतलब क्या? ये तीनों वैलेंसी प्लेन में आ जाएगी और इसके परपेंडिकुलर एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। तो जैसे अपन पाई बॉन्ड, इथीन होता है ना, इथीन में पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? उस कार्बन के परपेंडिकुलर, ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे बनता है ना। तो अगर कोई भी कार्बोकैटायन sp2 होता है तो ये जो तीनों वैलेंसीज हैं और ये जो कार्बोकैटायन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आप सिंपली ये समझो कि ये sp2 है तो इसका एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और इस कार्बन के परपेंडिकुलर एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। समझे आप? तो p ऑर्बिटल उन तीनों हाइड्रोजन के क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बताओ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ? ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या इलेक्ट्रॉन रिच हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। ठीक है, ये जो क्लीवेज हुआ ना, ये जो बॉन्ड हमने तोड़ा, ब्रेक किया, इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिशन। बताओ हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब क्या? भाई ये कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चले गए या ये दोनों के दोनों कार्बन पे आ गए तो उसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिशन, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और अगर ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे गया और एक कार्बन पे आया, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोलिटिक फिशन। होमो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझे आप? ठीक है, जैसे होता है ना कई बार कि भाई ये एक आदमी के 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, उसने सारी प्रॉपर्टी एक के नाम कर दी। तो कैसा फिशन किया उसने? एक बदमाश था, ये डेफिशिएंट बदमाश था, तो CL को दे दिया सब कुछ। वो लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? विल लिखते हैं, है ना, भाई के ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, दूसरे को दे दिया सब। तो उसने कैसी विल लिखी? हेट्रोलिटिक लिखी कि होमोलिटिक लिखी? हेट्रोलिटिक लिखी उसने। समझ गए? इसलिए मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। पता नहीं विल में क्या लिख दें वो लास्ट में, है ना। अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो कानून पता है क्या है? मैंने कुछ अर्न किया है, मैंने खुद ने खरीदा है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, गोल्ड खरीदा, वो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, मेरे बच्चों को डोनेशन कुछ भी दे सकता हूँ। उस पर आपका राइट बनता नहीं है, बच्चे का राइट नहीं बनता है। लेकिन अगर मेरे फादर ने कुछ खरीदा है, दादा, है ना, तो बच्चे के क्या हुए? दादा हुए, तो उस पर उसका राइट बनता है। उसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं किसी थर्ड के नाम कर दूँ, वो दादा से मेरे पास आएगा, मेरे से मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो मम्मी पापा की सेवा करने के बहुत सारे इनडायरेक्ट फायदे। तुम भी जब मम्मी पापा बन जाओ ना तो प्रॉपर्टी अपने नाम रखना। सुन रहे हो? प्रॉपर्टी किसके नाम की होनी चाहिए? जो बायर है।
अपने नाम की मतलब ऐसा नहीं भाई ने खरीदी मैं अपने नाम करवा लूँ। तो बढ़िया से पहले कार्बोकैटायन बनाओ। तुमको ये समझ में आया ना, 8 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन बन गए, और जब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करती है तो 3 सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल sp2 हो जाएगा। फिर आपको लिखना है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा लिखना है हेट्रोलिटिक फिशन है, और चौथा क्या लिखोगे, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब तुमको जो सवाल था एक कार्बोकैटायन वाला समझ में आ रहा होगा, sp2 पास में मिथाइल लगा तो sp3। आगे बढ़े। अरे औरंगाबाद ये आज रावण दहन कितने बजे, रावण का दहन कितने बजे? अच्छा पता नहीं। कोटा में एक चीज़ और फेमस है, यहाँ का कोटा का मेला 131 ईयर साल पुराना है, बहुत अच्छा मेला लगता है। तो अभी घर जाने के, अभी आज से स्टार्ट हो जाएगा, दिवाली तक रहेगा। घर जाने के पहले एक बार 2-4 दोस्तों के साथ जाके 1-2 घंटे जाके आना। शाम को जाना, कलरफुल झूले वूले लगे रहते हैं, खाने पीने का भी अच्छा रहता है। मेरा घर पास में ही है उसके, फ़ोन कर लेना, मैं भी आ जाऊँगा। बस अकेले खाओगे पियोगे अच्छा नहीं लगेगा। फ़ोन कहाँ से करना है? जब खाने पीने का टाइम हो जाए। लिखा भाई सबने? अब आगे लिखो। ये लिखा आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लिखा हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन लिखी sp2, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो अब देखो, और डिग्री भी निकालनी है। तो इसको देख के बताओ कि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन है? 3 है ना, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3। तो इसको हम कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन बोलेंगे? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। अब इसको 2 डिग्री बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक CH3 को हटा के क्या कर देंगे? H। अगर हमने H लगाया तो बताओ ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बना? 2 डिग्री। 2 डिग्री को और क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी, है ना। और इसको 1 डिग्री बनाना है तो एक और H लगाएंगे, ये बन गया 1 डिग्री का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी। पहले बनाओ इन तीनों को। 3 कार्बोकैटायन बने, एक हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन, 3 डिग्री मतलब टर्सरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। तो जिस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो क्या चाहेगा? ऑक्टेट पूरा करना। लिख लिया सबने?
अच्छा ये बताओ कि अगर किसी मिथाइल और कार्बोकैटायन डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये जो कार्बोकैटायन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, sp2, और इस मिथाइल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है मिथाइल हमारा, प्लस आई लगा रहा है या माइनस आई लगा रहा है, प्लस आई। और वैसे भी हम जानते हैं कि मिथाइल प्लस आई लगाता है एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, मेटल के अलावा प्लस आई लगाता है ना। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सवाल भी था डीपी में। अब ये बताओ कि ये कार्बोकैटायन जितना प्लस आई लगेगा उतना ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। हम उस कैटायन के सराउंडिंग में प्लस आई वाले ग्रुप लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उससे कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी। कैसे बढ़ेगी, दो तरीके से समझो आप, है ना। पहले आप ऐसे समझो कि चार्ज अगर एक जगह फिक्स है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक ही एटम पे फिक्स है और एक पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, तो बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है। तो चार्ज जितना कंसंट्रेट होगा उतना अनस्टेबल होगा, वो रिएक्ट करेगा ना, वो दूसरे के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जितना डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होगा ना उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दूसरे नेगेटिव के साथ उसका इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे आप। तो चार्ज जितना कंसंट्रेट होता है उतना हाईली अनस्टेबल होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप ये बताओ कि अगर ये प्लस आई लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा है ना, क्योंकि ये तो डोनेट कर रहा है। सिमिलरली ये भी प्लस आई लगा रहा है, तो इस पर भी डेल्टा प्लस आ रहा है कार्बन पे, क्योंकि ये sp2 है ना, ये अपनी तरफ सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे समझो आप, है ना। तो ये बनेगा डेल्टा प्लस। तो मुझे बताओ ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के अलावा कितने कार्बन में डिस्पर्स्ड हुआ, 3 और में डिस्पर्स्ड हुआ, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया ना। ऐसे ही हमारा सेकेंड वाला जो है, ये प्लस आई लगाया तो डेल्टा प्लस, इसने प्लस आई लगाया डेल्टा प्लस। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के अलावा 2 और कार्बन में डिस्पर्स्ड हुआ। ऐसे ही लास्ट वाले में क्या हुआ, यहाँ आया डेल्टा प्लस, कितने कार्बन में डिस्पर्स्ड हुआ, 1 में। तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो वो डोनेट कर रहे हैं, मतलब उसका ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मेन रीजन है कि चार्ज डिस्पर्स्ड होना चाहिए, समझा। मोर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं माइनस आई लगाऊं, अपन लिखेंगे, सपोज करो एक कार्बोकैटायन है और मैंने एक माइनस आई वाला ग्रुप लगा दिया और एक मैंने लगा दिया कार्बोकैटायन पे प्लस आई वाला ग्रुप। तो ये स्टेबल है और ये हाईली अनस्टेबल है। बताओ ये हाईली अनस्टेबल कैसे, भाई ये कैटायन तो डेफिशिएंट है ना, आप माइनस आई लगा रहे हो तो उस कार्बन पे और डेफिशिएंसी जनरेट कर रहे हो। तो जितना आप माइनस आई लगाओगे उतना वो कार्बन डेफिशिएंट होता जाएगा, उतना वो हाईली अनस्टेबल होता जाएगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक आदमी है फॉर एग्जांपल, है ना, उसके पास एक प्लस चार्ज, समझो एक आदमी के पास 100 किलो का वजन उठाना है उसको, है ना, उसने सर पे लगा लिया 100 किलो वजन, है ना, तो वो बैलेंस करेगा, मुश्किल होगा ना उसके लिए। एक उसने डिस्पर्स्ड कर दिया पूरा, डिस्पर्सन से मतलब क्या, 25 किलो यहाँ रख लिया, 25 यहाँ इस हाथ में उठाया, 25 इस हाथ में उठाया, 25 पीछे बैग ला के उठा लिया, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा किस में आती है, डिस्पर्सन होता है ना। तो वैसे ही चार्ज में होता है, जितना वो डिस्पर्स्ड होगा उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो डेफिशिएंट है ना, ये डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट मतलब भिखारी समझ सकते हो, भिखारी है ना, जस्ट लाइक ये भिखारी है ना, वैसे ही डेफिशिएंट है। भिखारी से कभी भीख ली जाती है कि भीख दी जाती है, आप भिखारी के पास जाइए थोड़ी बोलते हैं यार क्या क्या खुले हैं देने ज़रा 10-20 रुपए। तो ऐसे ही कैटायंस होते हैं बेचारे, वो वैसे ही डेफिशिएंट हैं, तो उसमें माइनस आई और लगा रहे हो, उसको और डेफिशिएंट बना रहे हो। तो कैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई बढ़ाएगा या बताओ माइनस आई बढ़ाएगा। तो प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। भिखारी से हम लोग भीख लेते नहीं है, देने की कोशिश करते हैं। माइनस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अब आप ये बताओ कि जितने ज़्यादा प्लस आई होंगे उतना वो कैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी। ऐसे जितने ज़्यादा माइनस आई होंगे उतना कम हो जाएगी।
और जितना प्लस साई दूर से लगेगा उतना कैटायन से स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होती जाएगी ना। पहले पास लग रहा है प्लस साई, फिर वो दूर जाके लग रहा है तो कम होती जाएगी। ऐसे ही माइनस साई अगर पास लगा है तो अनस्टेबल और दूर जाएगा तो रिलेटिवली स्टेबल। कुल मिला के ये समझना है हमको कि प्लस साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड माइनस साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पीछे ये वाला एग्जांपल पे आओ वापस, इसको नोट करो पहले, वहाँ दिखाओ प्लस साई प्लस साई प्लस साई, इट इज एडिटिव इफेक्ट, प्लस साई प्लस साई प्लस साई, इन सब के आगे लिखो प्लस साई प्लस साई। जितना ज़्यादा प्लस साई उतना ही हमारा ज़्यादा स्टेबल कैटायन। 3 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बनाओ, 1 डिग्री बनाओ। किस चीज़ का ऑर्डर लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब कोई भी चार्ज जनरेट होता है तो स्टेबिलिटी हमेशा चार्ज की देखी जाती है। आगे बढ़े, नोट किया प्लस साई मिथाइल लगाया से तीनों तरफ से प्लस साई लग रहे हैं, बढ़िया। अब ये वाला नोट करो, एक प्लस साई का ग्रुप लगाओ, एक माइनस साई लगाओ, प्लस साई वाला स्टेबल और माइनस साई वाला अनस्टेबल। जैसे ही माइनस आई कैटायन पे लगे ना, मतलब एकदम अलर्ट इशू हो जाने चाहिए कि भाई दिक्कत हो रही है। इसको बढ़िया से हाईलाइट करके याद रखना कि प्लस साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन। आगे बढ़े, देख लिया सब लोगों ने। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले ना। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, इन दोनों कैटायन में से बताओ कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला है सेकंड वाला। फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है, 3 डिग्री। इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं ना, और सेकंड वाले की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट वाला। 3 डिग्री क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये भी डोनेट कर रहा है प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस, डायरेक्टली अटैच 3 प्लस आई लग रहे हैं ना उसके। और यहाँ पे कितने प्लस आई लग रहे हैं बताओ, 2। बनाओ उसको, डिग्री भी देख लिया करो उसकी। ऐसी अगर मैं पूछूं CD3 प्लस एंड CH3 प्लस, बताओ ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना। ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ प्लस साइज ज़्यादा किसका होता है, D का या H का, D का। H का तो अपन नेगलेक्ट 0 मानते हैं।
मोर प्लस आई मोर स्टेबल कैटायन। कैटायन के सराउंडिंग में बहुत सारे प्लस आई होते हैं ना, तो आप इमेजिन करोगे एक भिखारी भीख के लिए खड़ा है, 4 और लोग डोनेट करने आ रहे हैं उसके कि ले भाई रुपए ले ले, डॉलर ले ले, यूरो ले ले, खुश हो जाएगा एकदम वो। क्यों भाई जैन, समझ रही हो? इंडिया में सबसे नंबर 1 डोनर पता है कौन है? जैन लोग। एक स्टैटिस्टिक्स आया था पूरा डिटेल कि सबसे ज़्यादा जो चैरिटी के वर्क चल रहे हैं उनके पीछे जैन लोग हैं, जैन बिजनेसमैन हैं। तो तुम भी करोगे ना, तो बड़े होगे जब पैसे से कमाओगे। और चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। होम मतलब घर वाले लोग हैं, टीचर हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है। सुन रहे हो भाई? चैरिटी कहाँ से शुरू होती है? घर से और मिलने वाले लोगों से। फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत कॉमर्शियल हो गए हैं, इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है उनको। आगे बढ़े। बच्चे हैं दिल के सब सॉफ्ट, लेकिन क्या है कि आज का मैंने कि सोशल मीडिया है ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों को। लेकिन आज का सोशल मीडिया अच्छा होता जा रहा है। कैसे अच्छा हो रहा है? जैसे मान लो किसी का आपने इंस्टाग्राम पोस्ट या कोई फेसबुक पोस्ट कुछ देगी। फेसबुक तुम लोग चलाते नहीं हो, ठीक है? तो फेसबुक जो आप कमेंट करते हो ना कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो उन्होंने आजकल AI इंटीग्रेट कर दिया है। तो वो ऑप्शन देता है कि आपको और अच्छे से बधाई देनी है क्या उसको, वो 3-4 लाइन बना के देता है। तो आप क्लिक कर दो उस पर, है ना? चैटबोर्ड से बात कर दो ना, वो बड़ा शानदार लिखेगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 2-4 ऐसे इमोजी वगैरह बना के, ऐसे ना थम्स अप पान वगैरह बना के एकदम बढ़िया। तो सामने वाले को लगेगा यार कितना मतलब दिल से दुआ दे रहा है ये, ठीक है ना? आपको सिंपल लिखना। तो वे ऑफ राइटिंग है ना, वो कम्युनिकेशन का जो वे है। पहले क्या होता था भाई, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, वही अच्छा लिख पाता था। अब आजकल वो ज़रूरत ही नहीं है, AI खुद ही लिख रहा है। तो धीरे धीरे तुम देखोगे कंटेंट धीरे धीरे देखना कि बहुत रिफाइन होकर आने लगेगा। तुम्हें लगेगा दुनिया में हर आदमी कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है। मान लो किसी को गाली भी देनी होगी तो वो अलग एक तरीका हो जाएगा उसका। लेकिन ज़्यादातर लोग तो बधाई वाले होते हैं ना, 90, गाली वाले 10% ही होते हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छा सा लगने लगेगा एकदम। इमेज डाउनलोड कर लो, है ना? आपने इमेज डाउनलोड की, आपने डाल दो AI टूल में, उसको बोलो इस इमेज को मेरे हिसाब से थोड़ा रेक्टिफाई करके बना। वो बना के एकदम मतलब आपको बताना पड़ेगा उसको। तो मतलब है ना, आपको धीरे धीरे दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो ये AI का एक फ़ायदा है। समझ गए भाई? और तुमको तो बहुत फ़ायदा है, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में। जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, फ़ायदा किसको होता है? जो मान लो 15-20 साल से टेक इंडस्ट्री में है, उसको तो सीखना पड़ेगा ना सब। तो आउटडेटेड हो गया बहुत सारी चीज़ें तो, और तुम नए हो, तुमको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? इसलिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो 4th एग्जाम्पल करते हैं। मैं तो AI टूल ढूंढ रहा हूँ कि मेरे लेक्चर को है ना वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। अब मिल नहीं रहा है कोई यार। तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर कन्वर्ट इनटू मराठी, सब मराठी बोलने लग जाऊँ एकदम। तुमको मिल जाए तो बताना मेरे को यार। अब तुमको इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल, A वाला या B वाला। इसमें आंसर है B। कैसे बताया B वाला? प्लस आई इफेक्ट जो है वो कैटायन के पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए? पास। जो डोनर होगा वो पास होना चाहिए। ये पास है और ये दूर है। ये हम डिस्टेंस क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इंडक्टिव इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जितना कैटायन और प्लस आई पास पास होंगे, उतना ही हैप्पीनेस की फीलिंग रहेगी कैटायन में। फिफ्थ में बताओ। इस बार हमारा A स्टेबल है, B? इसमें A है ना? A क्यों हुआ? क्योंकि ये तो प्लस आई लगा रहा है और ये माइनस आई। कैटायन पे माइनस आई लगाने का मतलब भिखारी से भीख लेना, हाँ मांगना, मतलब एक ही बात है।
ओके, सोच के आंसर लगा लो अपना। एक वो महाराष्ट्र में गौरी वो बनती है ना चकली, एक जलेबी, जलेबी तो मीठी होती है, एक वो चकली होती है ना, दिवाली भी बनती है ना, समझ गए? 2-4 चकली, 2-4 से वैरायटी होनी चाहिए ना उसमें। अब तुम पैकेट में लाओगी तो खाली चकली चकली अच्छी लगेगी ना, आगे की तरफ चकली, बीच में कुछ और, पीछे कुछ और, ऐसे। लिख लिया भाई सबने? क्या आंसर रहेगा बताओ 6th का? ए। कैसे बताया तुमने ए? 3 डिग्री, और 3 डिग्री क्यों? क्योंकि प्लस आई वाले 3 ग्रुप हैं, है ना। और बी में इस सेकंड में डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री मतलब प्लस आई के ग्रुप कितने हैं? 2। डायरेक्टली अटैच एटम कितने प्लस आई हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। 7th में बताओ। 7th में तो ए बी स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है ना। NO2 तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, हाईली अनस्टेबल। ऐसा हम बनाते ही नहीं है कभी, ये तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में आपको मैंने पूछ लिया। NO2 के पास कैटायन मतलब क्राइम है बनाना। 8th में कुछ कहना चाह रहे हो? यानी माइनस आई और कैटायन पास होने चाहिए या दूर होने चाहिए? दूर। तो इसका मतलब ए ज़्यादा स्टेबल हुआ, माइनस आई कैटायन से दूर होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। 9th बताओ। 9th का ए या बी? ओह सॉरी, 8th का बी होना चाहिए ना। अरे यार, चलो 9th का बताओ। 9th का ए, मोर डी, मोर प्लस आई, मोर स्टेबल कैटायन। अब मान लो मैं ऐसे 4-5 एग्जांपल लेता, इसमें D3 हटा के S3 कर दूं, तो इसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा? कम हो गई, है ना। ऐसे और डी हटाता जाऊंगा, उसकी प्लस आई कम होता जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। लिख लिया 9th तक सबने? अब नेक्स्ट लिखो। अब स्टेबिलिटी अपन इंटरमीडिएट चेंज कर रहे हैं। अब लिखो कार्बन आयन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव। तो बताओ आगे। इसमें हमको कार्बन आयन बनाना है। अभी हमने क्या किया था? इस बॉन्ड पेयर को राइट में मूव किया था, है ना। लेटस वैसे तो राइट में मूव होता है क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्योंकि हमें कार्बन आयन एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको लेफ्ट में मूव कर देता हूँ, है ना। तो लेफ्ट में मूव किया तो इससे क्या क्या बना बताओ? इससे कार्बन पे कौन सा चार्ज आया बताओ? कार्बन पे माइनस आया, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आया? प्लस। इसको बोलेंगे कार्बन आयन। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? ये इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे कि इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? हाँ, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोफाइल। और कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और ये कैसे बना? हेमोलिटिक फिशन से बना या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक फिशन। यार इस बार सारी प्रॉपर्टी उन्होंने किसके नाम कर दी? कार्बन के नाम। कार्बन थोड़ा अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से बातचीत की, शादी के बाद भी बदला नहीं। क्या हुआ दक्ष, हंस रहे हो शादी की बात सुनते ही? तो आदमी की पहचान पता है कब होती है? जब उसकी शादी हो जाती है। ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छे आदमी ने कहा था कि आदमी, ऐसे तो सारे लोग अच्छे होते हैं, किसी के हाथ में जब पावर आ जाता है वो कैसे बिहेव करता है ना। अभी डिपेंडेंट हो तुम पेरेंट्स पे तो वेल बिहेव्ड। जब तुम खुद अर्न करने लगोगे, तुम्हारी फैमिली भी बढ़ने लगेगी, है ना। पेरेंट्स की अर्निंग कम होने लगेगी,
डिपेंडेंसी होने लगेगी, उस समय तुम कैसे हो तो रियल कैरेक्टर पता चलता है। तो बदलना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना फिर वो बदल लेगी। सही बात है ना दिव्या? बदलना थोड़ी है इंसान, 10 में से 9 लोग बदल जाते हैं, तो तुमको एक ही ढूंढना है तो नहीं बदलता है। ऐसे जीवन में 8 10 5 लोग ढूंढ लिए ना तो जीवन तुम्हारा अच्छा है। क्या भाई समझे? मैंने वो स्टोरी बताई थी ना, ये सब एडटेक के अंदर आईआईटी के बच्चे क्यों हैं। जैसे ये पीडब्ल्यू के जो को फाउंडर हैं, बताया था ना प्रतीक महेश्वरी, उसी का तो शो है ये पूरा। तो उसके सारे पीडब्ल्यू में कौन लोग लगे हुए हैं जो पूरा रन कर रहे हैं उसको, आईआईटी बीएचयू के। ऐसे ही अन अकेडमी में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आईआईटी बॉम्बे के। ऐसे ही बाइजू का मेरे को पता नहीं है। तो क्यों लगे हैं तुम्हें पता, रीज़न बताया था ना मैंने क्यों लगे हुए हैं। उसके पास टाइम नहीं है इतना, एडटेक वेडटेक में क्या टाइम नहीं होता है, उनको 2-4 साल में ही सारा गेम करना है ना। तो उनके पास टाइम नहीं है। तो अब नया आदमी हायर करेंगे, वो टाटा से हायर करेंगे, रिलायंस हायर करेंगे, अब वो आदमी कैसा जानते नहीं है, क्रेडिबिलिटी जानते नहीं है, वो तो खाली अपने देखा है ये 2 साल अच्छा काम किया है। अब इसमें एडटेक में डेटा वेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब, है ना। तो भरोसे का आदमी चाहिए होता है। टैलेंट तो थोड़ा कम भी चलेगा, आदमी भरोसे का होना चाहिए। कंपनी के साथ आप डील करते हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आदमी बहुत क्रेडिबल होना चाहिए। तो वो लोग किसको हायर करते हैं, उसके दोस्त ही, उसके कॉलेज के दोस्त हैं बहुत सारे। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैं यार ये सब कॉलेज के दोस्त है, वो सीबीओ कॉलेज का दोस्त, सीटीओ कॉलेज का दोस्त, सब बीएचयू वाले। तो उसका कारण है कि वो जानता है उनको, उनके साथ 4 साल कॉलेज में रहा है। तो जब अपन कॉलेज में स्कूल लाइफ में किसी के साथ रहते हैं ना, तो उसका ज़्यादा तो नहीं लेकिन अपन 70-80% उसको पहचान जाते हैं कि ये होता है ना। कई बच्चे होते हैं कॉलेज में, यार मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो समझ में आ जाता है ये मतलबी टाइप का है ना। या कई बार कोई छोटा मोटा डिच भी कर देता है तो आपको पता चलता है ये गड़बड़ आदमी है। या आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और वो दूसरा आपका दोस्त आया, पेन भूल गए, वो पेन दे रहा है आपको, मतलब ओवरऑल नेचर पता चलता है क्योंकि आप 24 घंटे उसके साथ रहते हो, वहाँ पे हॉस्टल में पार्सल रहते हो, तो उसकी पर्सनैलिटी पता लगने में बहुत टाइम लगता है। और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं है, उनको सब फटाफट करना है, समझ गए तुम। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी इज़ नंबर 1। मार्क्स 5 कम आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रैंक 5 कम आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन धोखेबाजी कर ली ना तुमने तो लाइफ यूँ जाएगी और डबल स्पीड से यूँ आएगी। बात समझ में आई तुम्हारे? तो कभी भी है ना चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है, तुम करोगे नहीं मुझे भरोसा है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। वैसे तो वैसे मुझे यकीन है कि तुम करोगे नहीं। ये पूरा लिख लिया आपने? तो ये हमारा कैटायन से थोड़ा अलग हो गया ना। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कार्बोनाइन है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी लिखो sp3, और एक कार्बोनाइन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, तो ये वाला हमारा स्टेबल है और ये वाला हमारा अनस्टेबल है। तो एक्सप्लेन करो कि ये वाला अनस्टेबल कैसे और ये वाला स्टेबल कैसे। बोलो भाई। भाई नेगेटिव, उसका ऑक्टेट तो पूरा है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप प्लस आई लगा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो? बढ़ा रहे हो ना आप, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज तो हो ही नहीं रहा है। और जब आप माइनस आई वगैरह इफेक्ट लगा रहे हो तो इसका मतलब है आप चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हो। तो मोर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज प्लस आई में होगा या माइनस आई में होगा? माइनस आई में होगा। अब जितने माइनस लगाओगे उतना नेगेटिव डिस्पर्स होगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो हमारा आदमी था ना, वो 100 किलो वजन लेके खड़ा है, तो आप 100 किलो वजन तो है ही है, प्लस आई मतलब 110 कर रहे हो उस पर, और चार्ज डेंसिटी 120 कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है उसकी? कम हो रही है उसकी। तो कार्बोनाइन उसका उल्टा चलेगा, यानी माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन and plus I is inversely proportional to stability of कार्बोनाइन।
माइनस आई कार्बन आयन से डायरेक्टली अटैच होगा तो स्टेबल, ये आपको याद रखना है। मतलब कैटायन का उल्टा हो गया बेसिकली, है ना। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बन आयन है, इसकी डिग्री 3 डिग्री है। क्यों 3 डिग्री है? बिकॉज ऑफ डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन। अरे कहाँ गया बेटा? 3 डिग्री इज लेस स्टेबल देन 2 degree, and 2 degree is less stable than 1 degree. जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना हमारा स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड वाले में बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा?
यानी माइनस आई इफेक्ट कार्बन आयन के क्या होना चाहिए, पास, और प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन से दूर। सोच लिया सबने? क्या आंसर बोलते हो सेकंड का बताओ? बी आएगा ना, क्योंकि ये माइनस आई लगा रहा है और ये प्लस आई, एंड माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। थर्ड बताओ? ए, माइनस आई कार्बन आयन के क्या होना चाहिए, पास, आस पास, पास पास। फोर्थ में क्या होगा बताओ? फोर्थ में ए क्यों? हाँ, माइनस आई का पावर ज़्यादा है ना उसका। फिफ्थ में बताओ? फिफ्थ में भी ए, माइनस आई मस्ट नियरर टू द कार्बन आयन। सिक्स्थ बी, क्योंकि ये 3 प्लस आई लग रहे हैं ना यहाँ पे, तो और या अपन ये बोल सकते हैं ये 3 डिग्री कार्बन आयन है और ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब कितने प्लस आई लग रहे हैं? 2। समझे आप? आगे बढ़े। सेवन लिखो। एक ये कार्बन आयन है और एक ये कार्बन आयन है और एक ये कार्बन आयन है। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। क्या हो रहा है बताओ? स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है भाई? डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और एल्कीन वाला ये क्या है, sp2, और ये अल्काइल मतलब sp3। मतलब ये तो कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, अल्काइल प्लस आई, और ये sp हाइब्रिडाइज मतलब ये कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, माइनस आई। तो अब बताओ, जितना ज़्यादा माइनस आई लगेगा उतना ये कार्बन आयन स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? स्टेबल हुआ ना हमारा। तो मैंने उल्टा बोल दिया शायद, है ना? यहाँ नीचे आने में स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। सबसे स्टेबल तो फर्स्ट वाला हुआ ना, माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। समझे भाई? लिखो इसको। अगर 10th वगैरह का सिलेबस कम हो गया, तुम्हारा टाइम भी कम था क्या? लास्ट ईयर कम था ना सिलेबस? कितना % कम हो गया था सिलेबस? बहुत कम हो गया था। CBSE के अंदर कम हुआ ना? कैसा फील हुआ सिलेबस कम होने पर? कोर्स जल्दी खत्म हो गया होगा एकदम। तुम्हारा नहीं हुआ मतलब? महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं हुआ? अच्छा, ICSC। हाँ, ICSC बोला मैंने। फुल फॉर्म क्या है? CBSE के तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना।
आईसीसी की इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आईसीएसई क्यों बना रखा है बोर्ड? नहीं तो वो क्यों है? सीबीएसई है तो सही, मतलब वो अलग बॉडी है प्राइवेट वाली। जैसे एक आईसीएसई है, ये आईबी है, आईबी बोर्ड तो खैर अलग है, आईबी तो अलग हो गया। हाँ, इंटरनेशनल बैच रेट वो तो अलग है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो बोर्ड हो गया ना, ठीक है। चलो 9th लिखो। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? आपको समझ में आ रहा है? इसमें 2 वेरिएबल हैं भाई। अगर माइनस आई देखें तो यहाँ पे माइनस आई के कितने माइनस आई के ग्रुप हैं? 2। और यहाँ पे कितना माइनस आई है? 1। और लेकिन अगर अपन इंडक्टिव माइनस आई की पावर देखें तो पावर ज़्यादा किसकी है? एफ की है ना। और अगर अपन वैसे देखेंगे नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ज़्यादा किसके पास है? इसके पास। तो यहाँ पे अपना कंपटीशन किसके वर्सेस हो रहा है? एक तो पावर और दूसरा नंबर, है ना। यहाँ पे 2 हैं, 2 वर्सेस 1। तो इंडक्टिव इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना। तो 2 वीक माइनस आई डोमिनेट करते हैं 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई को। यानी अगर कहीं पे 2 वीक माइनस आई इफेक्ट लगे हों और हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? 2 वीक माइनस आई डोमिनेट 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, बिकॉज इट इज ए एडिटिव इफेक्ट। ऐड हो जाता है ना वो। ये किसी बुक में लिखा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। हमको जो पूछा जाए, हो सकता है कोई 2 वीक ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा वीक हो, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो तो चेंज हो जाए, वो हम नहीं बता सकते। हमसे जब भी पूछा जाएगा एडिटिव इफेक्ट है 2 डोमिनेट 1। 2 छोटे पहलवान भी हो तो बड़े को तो पटक ही देंगे। एक आगे से लड़ेगा, दूसरा पीछे से जाके टांग खींच लेगा उसकी, तो 2 तो डोमिनेट ही करेंगे। अनलेस एंड अनटिल सामने वाला कोई आर्मी कमांडो वगैरह हो तो बात अलग है। सुन रहे हो भाई? आर्मी कमांडो से याद है, तुम लोग पुशअप लगाते हो नहीं लगाते हो? रोज पुशअप लगाना शुरू करना है। पहले दीवार के लगाया करो, दीवार पकड़ के ऐसे, है ना, ऐसे लगाया, ऐसे पकड़ा, पहले दीवार से लगाओ, है ना। फिर दीवार से लगने लग जाए, फिर चेयर को उससे सपोर्ट लगा के चेयर से लगाओ। फिर अरे पवन, इसकी बैटरी चेंज कर दो। पहले किससे लगाना है? फिर चेयर से, फिर जमीन पे। देखो ऊपर हमने क्या लिखा था? 2 वीक माइनस आई डोमिनेट 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई। अच्छा, 10th वाला एग्जांपल थोड़ा अलग है। 10th में क्या हो रहा है कि जो कार्बोनाइन है और जो माइनस आई है, पहले बताओ स्टेबिलिटी माइनस आई से बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी ना माइनस आई से। यहाँ भी माइनस आई से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक तो हमारा सेकंड कार्बन पे लगा है और एक हमारा थर्ड पे लगा है। तो बताओ क्या होगा? ये होगा ना हमारा, यानी माइनस आई मस्ट बी नियरर टू ईच अदर। तो ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने आपको, 2 वीक माइनस आई डोमिनेट 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ये कब एप्लीकेबल है? तो सेम डिस्टेंस। आप ऐसे नहीं 2 वीक माइनस आई दूर लगा दो, वो अनस्टेबल हो गया। फिर तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है फॉर सेम डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज।
अदरवाइज हम इंडक्टिव में प्रेफरेंस किसको देते हैं? डिस्टेंस। मतलब 9th में तो हमको ये समझना है 2 वीक माइनस आई डोमिनेट 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, और 10th में मैंने आपको ये बताया डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट से मतलब है, सपोज करो मैं F की जगह पे NO2 लगाता हूं, ये चेंज कर देता हूं, F की जगह पे NO2 लगाता हूं, तो अब आपका आंसर क्या होगा? NO2 का माइनस आई ज्यादा है, तो आप डिस्टेंस को पहले प्रेफरेंस दोगे या पावर को प्रेफरेंस दोगे? डिस्टेंस डोमिनेट पावर बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो पहले आपको हमेशा डिस्टेंस देखना है। तो अगर इसमें NO2 भी होता तो भी यही आंसर होता। तो एक और एग्जांपल बना के लिख लो, डिस्टेंस डोमिनेट पावर। मतलब है ना, छोटी छोटी बात यह है कि डिस्टेंस डोमिनेट पावर, और दूसरा 2 वीक माइनस आई डोमिनेट 1 स्ट्रॉन्ग माइनस है। ये 2 बात ध्यान रखनी है। समझ गए कि डिस्टेंस और पावर में, दूरी में और ताकत में कौन आगे आएगा? डिस्टेंस। और 2 छोटे पहलवान और एक बड़े पहलवान में कौन आगे आएगा? 2 छोटे वाले। याद रखना, कैसे भी याद रख लो, पहलवान याद रख लो या 2 याद रख लो, अच्छे मन से याद रखो या अच्छा नहीं मन से, याद तो रखने। ठीक है ना भाई? 2 ही टाइप के मन होता है ना, अच्छा मन और अच्छा नहीं मन। मन से याद आया यार, सुबह की बात बताता हूँ एक, ठीक है ना? आज सुबह पता है क्या हुआ? आज वापस ट्रेनिंग, मेरी छुट्टियाँ थी ना इतने दिन, महीने भर से, तो खूब खा पी के एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है। तो वापस नेक्स्ट आयरनमैन की मेरी ट्रेनिंग अगले साल जाऊँगा, मतलब अभी डिसाइड नहीं किया है। 7-8 महीने का गैप होना चाहिए ना, मैं साल में एक बार जाता हूँ बस, ठीक है ना? तो मेरे को आज ट्रेनिंग करनी थी 2 घंटे साइकिलिंग। हर बार मैं वही साइकिलिंग थोड़ा आराम से करता हूँ, इजीली करता हूँ। आज है ना, सुबह उठ के मैंने माइंड मेकअप कर रखा था कि आज मैं अच्छी स्पीड में साइकिल चलाऊँगा। और जो ट्रेनिंग देते हैं ना, ट्रेनिंग ऐसा, वो TSS स्कोर होता है कि भाई साइकिल चलानी है। एक आदमी 2 घंटे चला रहा है, दूसरा 2 घंटे चला रहा है, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी अलग होती है ना। आपने कितनी एनर्जी लगाई, कितना पावर जनरेट किया, है ना? तो मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 2 घंटे साइकिलिंग, इंपॉर्टेंट है कि वो उसी पावर से करनी जितनी पावर मैं होमवर्क में दे रखी थी। मैंने कहा हमेशा मेरा पावर उससे नीचे रहता है, 60-70% ही आता है मेरा। मतलब वो 100 पावर बताता है, मेरा 60-70। फिर मैंने सोचा आज तो 101 करेंगे, ठीक है ना? ये मैंने मन बना लिया सुबह उठते ही। फिर मैं और मेरी वाइफ हम सुबह साइकिलिंग पे चल पड़े। वहाँ पीछे से वही हाईवे है वहाँ से, और नॉन स्टॉप हम जनरली 1 घंटे बाद रुक जाते हैं थोड़ा सा। आज रुके ही नहीं कहीं पे। वो मैं अभी यूरोप में गया था, वहाँ पीछे पानी की बोतल लगाने के एक बार आता है, एक वो भी ले आया है। तो 1 बोतल आगे, 2 बोतल पीछे, 1 घंटे में 1 बोतल चाहिए होती है पानी की, है ना? तो 3 घंटे तक मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने फुल एफर्ट से पहुंचा, मैं हैंगिंग ब्रिज नीचे गया, आधा पौन घंटे तो एफर्ट ठीक रहा। फिर वापस एफर्ट कम होने लगे, तो मुझे याद आया एफर्ट लगाना है, फिर मैंने वापस लगाए। मतलब इतना भी नहीं लगाना है कि कल उठे ही नहीं, है ना? मतलब मॉडरेट लगाना है ना। तो फिर मैंने जब मेरे को याद आता था ना कि यार मतलब अपने एफर्ट कम हो रहे, मैं एफर्ट बढ़ाता था। तो फिर मैं घर आके मैंने देखा तो मेरी स्पीड जो थी ना, अब तक की 2 घंटे की बेस्ट थी। मतलब मेरी 27.5 के आसपास कुछ एवरेज स्पीड आई। जबकि वहाँ सिटी है ना, 5 किलोमीटर बाहर निकलने में लग जाता है हमको। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो दादाबाड़ी से वहाँ हाईवे जाने में 6 किलोमीटर का रास्ता है। और यहाँ हिंदुस्तान पब्लिक तो अपने अपन जैसे ही हैं, साइकिल वाले की कोई इज्जत ही नहीं है। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, साइड भी नहीं देते। उसको पता ही नहीं होता क्लैट लगे, मैं साइकिल चाह कर भी रोक नहीं सकता हूँ। वो क्लैट है ना, साइकिल के अंदर ऐसे क्लैट लगते हैं पाँव में। आज फोटो भेजूँगा तुमको। तो वो ऐसे खोलने में टाइम लगता है। नॉर्मल साइकिल नहीं, क्या पाँव रख दिया आपने, तो क्लैट से क्या होता है, पाँव है ना से खिंचता है ना। तो ऐसे मतलब आप नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, आप पुश करते हो, फिर पुल तो होता ही नहीं है। जब आपको पैडल के साथ क्लब कर दिया है तो आप पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो, उससे स्पीड बढ़ती है। तो मैंने देखा यार शानदार। और TSS स्कोर जो मेरा आना था 70 करीब, और आया मेरा 85। मतलब जितना मेरे को बताया गया था
उससे बेटर। ऐसा पहली बार हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मन बना रखा था। इम्पॉर्टेंट है मन को बनाना। बाकी हर बार मैं इवेंट में जाता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ अरे यार जो मेरे टीचर ने बताया था पूरा कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता है ना। क्योंकि वहाँ नए नए चैलेंजेस आते हैं ना भाई, तो वो जितना बताता है ना, मैं क्या थोड़ा इजी वाला आदमी हूँ, मतलब ठीक है 60-70 4 घंटे साइकिल चलानी चला लेंगे धीरे धीरे आराम से, मतलब इंजरी का ध्यान रखता हूँ थोड़ा। तो मैंने देखा यार मैं हर इवेंट में ये सोचता हूँ कि काश मैंने मेरे टीचर का 100% फॉलो किया होता। वो हल्का हल्का रिग्रेट मेरे अंदर आ जाता है। इस बार मैंने सोचा है ऊपर वाले की कृपा से कि मैं वो 100 बताएंगे तो मैं 101 करने की कोशिश करूँगा, ताकि रिग्रेट नहीं रहेगा, है ना। स्विमिंग पानी के अगेंस्ट करूँगा इस बार, साइकिलिंग पहाड़ पे करूँगा, रनिंग भी पहाड़ पे करूँगा, हर चीज़ डिफ़िकल्ट बना के करूँगा, ताकि फिर मैं जब ग्राउंड पे आऊँगा तो ऐसा लगेगा अरे इजी है एकदम। नहीं तो उल्टा हो जाता है ना यार, यहाँ ग्राउंड पे और वहाँ पहाड़ पे। वो ना तैयारी मेंस की पेपर एडवांस का आ गया, तो जिस दिन पेपर आएगा उस दिन लगेगा यार ये कौन से सवाल हैं यार, हमारे तो सारे बन रहे थे, आज पता नहीं क्यों नहीं बन रहे हैं। बात समझ में आई? तैयारी में कौन सा रास्ता चूज करना है? मुश्किल वाला, है ना। अब ये तो ट्रेनिंग यही तो है, जितनी मुश्किल ट्रेनिंग करोगे उतना तुम्हारा बढ़िया रहेगा। इसी बात पे डीपी निकालो। तो आज और उससे मुश्किल तैयारी करने का तरीका क्या है? किसको बनाना पड़ेगा? मन को बनाना। मन को अगर ऐसे ट्रेन किया ना आपने कि यार हर दिन इजी रास्ते ढूंढो, तो फिर टिपिकल एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। चलो ये इसके आगे और कोई डीपी मिली है क्या? 58 वाली डीपी ट्राई कर सकते हो। ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ये IIT, आयरन मैन, IIM, IAS ये सब एक जैसे हैं। अगर तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे होते मैं तुमको ये सब नहीं बताता। मैं बोलता 1 घंटे आराम से आराम करो, वॉक पे जाओ, ध्यान लगाओ, खाना अच्छा खाओ, है ना, 10-20 पेज लिखा करो। उसकी तैयारी अलग होती है ना, डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं एज इट इज। इसमें तो यार मतलब बहुत पढ़ना है, समझ रहे हो दक्ष? चलो फिर चलें, ठीक है। और वो दिवाली के बाद याद रखना, मैंने वो गौरी को जो बताया था ना, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। कुछ लेके आना है ना। अगर ज़्यादा भारी हो तो मैं एड्रेस भी भेज दूंगा, डायरेक्ट कुरियर करवाना चाहो तो, ठीक है भाई। तुम्हारे लिए मैं भी कुछ लेके आऊँगा, ऐसी बात नहीं है यार। तुमको क्या क्या चाहिए मुझे बता देना, मैं लाऊंगा तो अपने हिसाब से ही, ठीक है। ठीक है, ओके भाई।